मित्रों, अपने सफ़र के आज आखिरी पड़ाव पे हम लोग हैं। सिक्स पिलर दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस अनुसंधान में 4 टॉपिक देखने हैं। एक तो सेंसस, सेकंड एजुकेशन और उसकी नई पॉलिसी, थर्ड हेल्थ केयर एंड लास्टली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सेल्फ स्टडी के अंदर आपके राज्य के अंदर कितनी पॉवर्टी है, कितनी पॉपुलेशन है, अर्बन रूरल में कितने लोग रहते हैं, एजुकेशन कितना है एंड सो ऑन। अपनी स्टेट सर्विस की परीक्षा के लिए और यूपीएससी इंटरव्यू के लिए वो सब पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे और उसकी ये टेक्निकल अपेंडिक्स वहाँ पेज 160 ऑनवर्ड्स। खैर वो तो इंटरव्यू के लिए। प्रीलिम के लिए खुद से क्या देखना है आपने। स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर वीकर सेक्शन और लैंग्वेज प्रोटेक्शन में लक्ष्मीकांत के ये वाले चैप्टर्स, इंडिया ईयरबुक के ये वाले चैप्टर्स, और फिर भी अगर आपके पास समय बच जाए तो एनसीईआरटी के सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के टेक्स्ट बुक्स। अगर ये दो पहली वाली चीज़ खत्म हो ओनली देन इफ टाइम परमिट्स। उसी प्रकार लास्ट ईयर की मेंस लेक्चर सीरीज में पॉवर्टी, हंगर, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उस अनुसंधान में जो चर्चा हुई थी कहीं कहीं छुटपुट प्रीलिम रिलेटेड माल मिला है। जस्ट ग्लांस ओवर इट इफ टाइम परमिट्स, अदरवाइज इतना उस पर भी ज़्यादा देखने का मतलब नहीं है। आज जो पहला मुद्दा अपना सेंसस, उस अनुसंधान में हम देखेंगे एक तो सेंसस की थियरी, भारत की पॉपुलेशन, उसके ग्रोथ के अलग अलग स्टेज, अलग अलग कुछ सिलेक्टेड फार्मूलाज, देन अपनी पॉपुलेशन है तो उसकी इंटरनल डाइवर्सिटी, मतलब एथनिक कॉम्पोजिशन, लैंग्वेजेस, रिलीजन, पर्सनल लॉज एंड सो ऑन। और ये पूरी पॉपुलेशन है, उससे बन के हुई अपनी सोसाइटी। तो एनसीईआरटी क्लास 11, 12 सोशियोलॉजी, उसके अंदर से सिलेक्टेड टर्म्स हम देखेंगे। कुछ वर्षों में ये एमसीक्यू के रूप में पूछा है। ओके, सेंसस थियरी से शुरुआत करते हैं। ये सेंसस या पॉपुलेशन काउंटिंग ये कहाँ पर पहले मेंशन हुआ था, ये आयन कहाँ पर मेंशन था, या ये चीज़ कहाँ पर मेंशन थी, इस प्रकार के सवाल कुछ बार यूपीएससी वाले पूछते हैं। तो ये सेंसस और पॉपुलेशन काउंटिंग ये कहाँ पर मेंशन था। ग्रीक लोगों को ये पता था, हाँ, बिकॉज डेमोग्राफी वो शब्द ही वहाँ से निकल के आया है। रोमन्स को पता था, यस, वो लोग कैडेस्ट्रल सर्वे कराते थे। कैडेस्ट्रल सर्वे मतलब राजा के एक राज्य के एक प्रांत में, एक शहर के अंदर कौन आदमी रहता है, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने घोड़े, कितनी ज़मीन, लाइक दैट, ताकि राजा को पता चल सके कि वहाँ से मुझे कितना रेवेन्यू मिलने वाला है या मेरे को लेना है वहाँ से। सो दैट वाज कैडेस्ट्रल सर्वे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है, यस। अबू फजल के आईने अकबरी में इसका उल्लेख है, यस। मतलब आंसर इज ऑल ऑफ अबव। अब आप समझिए, इसी अनुसंधान में अगर किसी और राजा के रिलेटेड कोई जीवन वृत्तांत या बायोग्राफिकल वर्क हो तो वहाँ पर भी ये मेंशन होगा, क्योंकि हर एक राजा ने तो लगान रेवेन्यू तो वसूल करना ही था। सो दे वर डूइंग सम टाइप ऑफ पॉपुलेशन काउंटिंग एंड सर्वेज। मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉपर सेंसस की शुरुआत सबसे पहले 1790 में हुई अमेरिका में, उसके बाद 1801 में इंग्लैंड में लेके आए। अब स्वाभाविक इंग्लैंड में आया होगा तो फिर भारत में भी ब्रिटिश इंडिया के अंदर शुरुआत हुई होगी। इन द ईयर 1872 लॉर्ड मायो ने भारत में भी जनगणना की शुरुआत कराई। बट लॉर्ड मायो वॉज समथिंग लाइक गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कि नियमित कुछ भी नहीं करना है, एक बार हुआ तो ठीक है। उसके बाद 1881 में आया लॉर्ड रिपन, ही वॉज लाइक यूपीएससी, कि नहीं, नियमित करना चाहिए। सो हर 10-10 साल में हम लोग सेंसस करवाएंगे। सबसे पहला जो लॉर्ड रिपन ने 1881 में सेंसस करवाया, उस वक्त फर्स्ट सेंसस कमिश्नर वॉज डब्ल्यू प्लाउडेन। कुछ वर्षों में यूपीएससी वालों को आजकल ये मस्ती चढ़ी है कि कौन सा ऑफिसर था, वाइसरॉय नहीं पूछते कौन सा ऑफिसर था, कौन सा एथनोग्राफर, कौन सा सर्वेयर। सो सेंसस में पहला कमिश्नर कौन था, डब्ल्यू प्लाउडेन। ये लॉर्ड रिपन एक और चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, इल्बर्ट बिल, कि भारतीय जज भी ये फिरंगी क्रिमिनल्स का केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुन सके, उसके लिए वो इल्बर्ट बिल की उस वक्त चर्चा हो रही थी। एनीवेज, तो फिर रिपन ने कराया कि 10-10 वर्ष पे हम जनगणना करेंगे। उस हिसाब से 2011 में जो सेंसस हुआ, आज़ाद भारत का 7वां सेंसस, और ब्रिटिश के ज़माने से गिने तो 15वां सेंसस। चीन वालों सेंसस नहीं कराते, तो फिर सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन बचा, भारत। देयरफॉर इंडियन सेंसस इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन काउंटिंग एक्सरसाइज इन द होल वर्ल्ड, ऐसा एनसीईआरटी सोशियोलॉजी बोलती है। ठीक है, अब ऐसा सेंसस कराना किसकी जिम्मेदारी है। अपना यूनियन लिस्ट, वहाँ पर एंट्री नंबर 69 बोलता है कि सेंसस जनगणना वो सब केंद्र के जुरिस्डिक्शन में आएगा। उस हिसाब से गृह मंत्रालय के अंदर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ये एक ऑफिसर होता है।
जिसके नीचे हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्टर्स होते हैं। जब जनगणना शुरू करें तो वो जो भी जिला है या म्यूनिसिपल एरिया है उसका कलेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, दे विल ओवरसी द फंक्शंस। और एकदम नीचे बॉटम में होता है इनमरेटर, जो कि घर घर जाके ये डेटा कलेक्ट करता है। ये 2011 के सेंसस के अंदर 2 स्टेज में काम किया गया, ऐसा इंडिया ईयरबुक बोलता है। और आबादी मतलब 2011 में सेंसस हुआ तो आबादी की कट ऑफ डेट या टाइम क्या होगा, 1 मार्च के सुबह के 11 बजे, सुबह के 12 बजे का समय। और जो स्नो एरिया है वहाँ पर आई थिंक इट इज़ रिटर्न सितंबर 2010 में क्या आबादी थी, लाइक दैट दे हैव काउंटेड। इंडिया ईयरबुक में दिया इसलिए जरा ऊपर से हमने ये देखना पड़ेगा। खैर, कुछ बार यूपीएससी में ये पूछते हैं ये वाला रिपोर्ट कौन बनाता है, तो या फिर कि ये वाले रिपोर्ट के साथ कौन सा मंत्रालय जुड़ा है। सेंसस होम मिनिस्ट्री सही है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो उसका नोडल है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और ग्रामीण इलाकों में वो देखेंगे, शहरी इलाकों में हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री। और जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में कास्ट सेंसस वाला जो पोर्शन है वो कास्ट सेंसस वो गृह मंत्रालय का जो कमिश्नर है वो देखेगा। एक और बात, हर 10-10 साल पे सेंसस हो रहा है, तो 1881 उसके बाद जब 1901 में सेंसस हुआ तब ये कमिश्नर था हर्बर्ट राइजली, और उसने कास्ट रिलेटेड इन्फो गैदर करना शुरू किया था, ऐसा भी एनसीईआरटी वाले बोलते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन निकालता है, तेंदुलकर मेथड के हिसाब से एनएसएसओ वाले डेटा कलेक्ट करेंगे, और फिर नीति आयोग अब इट विल बी द फाइनल अथॉरिटी बोलने के लिए कि भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, सो ऑन। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट ये कौन निकालता है, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो यूएनडीपी निकालता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। और कुछ बार पूछते हैं कि ये वाले रिपोर्ट और उसका क्या थीम था। सेंसस 2011 तो उसका थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी आबादी हमारा भविष्य। और ये यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 उसका क्या थीम था, वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास में कार्य का महत्व। तो ये भी दोनों वाक्य सही है। खैर, रटना है थोड़ा तो रट लिया हमने। सेंसस थियरी में जो कुछ बेसिक बातें करनी थी, अब आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद भारत की आबादी के लिए ये बोला जाता है कि आवर पॉपुलेशन हैज ग्रोन इनटू 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। ये 4 फेज कौन कौन से हैं, देखिए 1901 से लेके 1921 का समय आप देखिए, यहाँ पर जो विड्थ है इस बार चार्ट की लगभग एक समान ही चल रही है 1901 से 1921। सो मतलब कि आबादी में कोई खास बढ़ोतरी हर 10-10 साल में देखने को नहीं मिली। सो इट इज़ कॉल्ड अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। यहाँ पर भी आप देखिए 1911 में आबादी थी 25 करोड़ 20 लाख, और 1921 में कम होके हो गई 25 करोड़ 13 लाख। मतलब आबादी में देयर वाज अराउंड 0.31% डिक्लाइन, आबादी पहले से कम हो गई। इसे बोला गया अ पीरियड ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, डिविडेंड नहीं डिवाइड, खाई पड़ गई, बीच में खड्डा आ गया, गैप पड़ गया। क्या कारण रहे थे, एक तो वर्ल्ड वॉर 1 के चलते बहुत सारे अपने सैनिक वो मर गए। फिर ये वो समय था जब अभी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंप्रूव नहीं हुआ था। फेमाइन, ड्रॉट की समस्या जिसके चलते भूखमरा, दूसरे सदर राज्य और प्रदेशों से इवन फूड ग्रेन वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे। और क्योंकि सिपाही भी मर गए वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, तो उनकी फैमिलीज को भी बैक एंड में इन्फ्लेशन की समस्या, पैसे नहीं है, भूखमरे की समस्या, तो उसके चलते बहुत सारे डेथ हो गए। एंड एपिडेमिक स्पेशली दिस स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा, जिसके चलते पूरे विश्व में बहुत सारे लोग मर गए थे। सो दिस 1921 वो एक ही ऐसा पीरियड रहा है जब भारत के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी पिछले वर्षों की अपेक्षा में। ठीक, अब 1921 से आप आगे बढ़े अप टू 1951, देखिए धीरे धीरे अभी बार ग्राफ की जो विड्थ है वो बढ़ रही है। इट इज कॉल्ड अ स्टेज ऑफ स्टेडी ग्रोथ। इस समयकाल में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, जिसके चलते अब भूखमरे की समस्या पहले से कम होने लगी। सरप्लस एरिया से खाद्यान्न दूसरी जगह पे बेच सकते थे। सो लोग ज़्यादा पैदा हो रहे थे ऐसा नहीं, बट लोगों ने मरना कम हो गया। देयरफॉर दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड मॉर्टालिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, बिकॉज क्रूड डेथ रेट वो पहले से कम हो गया था, लोग कम मर रहे थे, इसलिए हमको आबादी ज़्यादा बढ़ रही है ऐसा लगने लगा। उसके बाद ये 51 से लेके 81 तक और पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, देखिए अब धार बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर अब बच्चे पैदा भी ज़्यादा होने पहले से शुरू हो गए। सो इट वॉज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ फर्टिलिटी इंड्यूस ग्रोथ, या फिर कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। अचानक से देखिए कितनी यहाँ पर विड्थ बढ़ गई।
फिर ये 81 से लेके ऊपर का पूरा समय इट इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विथ साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। आबादी बढ़ तो रही है बट नाउ दे आर शोइंग कि अब धीरे धीरे वो स्टेडी होके फिर कम होना भी हो सकता है शुरू हो जाए, बिकॉज अब धीरे धीरे लोग फैमिली प्लानिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं। न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, तो जॉइंट फैमिली हो तो 3-4 बच्चे भी संभाल सकते हैं, न्यूक्लियर में तो ठीक है एक भी बहुत ज़्यादा है। सेम वे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग स्पेशली एजुकेशन एंड कोचिंग रिलेटेड थिंग्स, तो अब लोग सोचते हैं कि एक है वो भी ठीक। सो पॉपुलेशन के ये 4 फेज यूपीएससी में प्रश्न ऐसे बनाते हैं कि सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजी में पूछे कि पहला कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ, या फिर कि आपको फेज दिया जाए और उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड देन मैच द फॉलोइंग बोल के पूछे, तो अब आराम से हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टैग्नेंट था, फिर स्टेडी ग्रोथ, फिर रैपिड हाई ग्रोथ। अब हाई ग्रोथ तो है बट धीरे धीरे साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन की ये धीमा पड़ने लगा है। ठीक, अभी 10-10 वर्ष पे हम लोग सेंसस करते हैं। ओके, तो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब 10 साल में आबादी में परसेंटेज में कितना ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो लास्ट सेंसस मतलब 2001 में कितनी आबादी थी और उसके बाद 2011 तक आते आते कितनी आबादी बढ़ी, दैट यू फाइंड, और उसका परसेंटेज निकालोगे, दैट विल बी कॉल्ड डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, 17.7% है। और कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा 10 साल में आबादी परसेंटेज वाइज बढ़ गई, तो ये राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश, ग्रीन कलर वाले जहाँ हाईएस्ट लोएस्ट इस तरफ। बट ठीक है, अपने लिए इतना यूपीएससी में काम करना है। बर्थ रेट डेथ रेट की बात कर लें। बर्थ रेट भारत में कितना है, 1000 की आबादी में 21 नए बच्चे पैदा होते हैं। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, मिड ईयर में पॉपुलेशन क्या है और उसके सामने लाइव बर्थ कितने हुए। इसको क्रूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ बच्चे पैदा हुए होंगे बट उनका पंजीकरण अभी तक वो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह रजिस्ट्रेशन शायद ना हुआ हो, वो सारे आंकड़े आके फिर करेक्टेड हो जाए, देन विल से कि हाँ ये अपना ऑफिशियल बर्थ रेट है, तब तक उसको बोलेंगे क्रूड बर्थ रेट। सेम वे डेथ रेट, तो 1000 की आबादी पे 60 लोग मर जाते हैं। क्रूड डेथ रेट किसको बोलेंगे, मिड ईयर पॉपुलेशन क्या था और उस वक्त मतलब डेथ कितना हुआ। यहाँ पर भी क्रूड इसलिए बोलते हैं बिकॉज कुछ ऐसी डेथ होगी जो कि पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल में अभी तक उसका पंजीकरण नहीं हुआ होगा, फिर वो आंकड़े उसको भी एडजस्ट करेंगे एंड देन यू विल कम विथ द फाइनल नंबर्स। ये एनसीईआरटी क्लास 12 सोशियोलॉजी उसका चैप्टर 2 में ग्राफ दिया है। आप ये मोटी वाली ब्लू कलर की लाइन देखो, दैट इज शोइंग आवर बर्थ रेट। ये आप देखिए 20-21 के आसपास कुछ चल रहा है। ठीक, और ये पर्पल कलर की पतली वाली लाइन जो चल रही है दैट इज अवर डेथ रेट, ये भी करीब 7 के आसपास चल रहा है, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा। नाउ असर्शन, भारत के अंदर बर्थ रेट इज नॉट फॉलिंग एज फास्ट एज डेथ रेट। ये वाक्य सही है। देखिए मोटी वाली ब्लू लाइन को फॉलो करो और उसके सामने ये अपनी पतली वाली डेथ लाइन जो पर्पल कलर की है उसे फॉलो करो, तो डेथ रेट तो एकदम देखिए 10-10 साल में कैसा जल्दी जल्दी डाउन हो गया, बट बर्थ रेट उतना डाउन नहीं हो रहा है, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन, birth rate is a socio-cultural phenomena, hence slow to change. That is reason, और ये एनसीईआरटी के मुताबिक बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। देखिए जैसे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मेडिसिन के अंदर नई नई क्रांति आएगी, रिसर्च डेवलपमेंट होगा, तो डेथ रेट तो जल्दी जल्दी कम हो जाएगा, बट उसके सामने बर्थ में भी कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह में इतनी जोरदार मेडिसिनल क्रांति आ गई है, फिर भी ऐसा नहीं है कि एकदम अपना बर्थ रेट डाउन हो गया, बिकॉज इट इज अ सोशो कल्चरल फिनोमिना, इसलिए अचानक से ऐसा नहीं होगा कि एकदम लोग कम बच्चे पैदा करें, हैंस स्लो टू चेंज। सो ए एंड आर करेक्ट, आर एक्सप्लेन्स ए, दैट इज द आंसर। कुछ और बात आगे बढ़ते हैं। बर्थ रेट है, डेथ रेट है। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा हो, मतलब मरते कम लोग हैं पैदा ज़्यादा लोग होते हैं, देन वी से रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज चल रहा है। अगर दोनों रेट से हो जाए देन वी से कि पॉपुलेशन है स्टेबिलाइज या फिर कि रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गए हैं। अगर लोग मर ज़्यादा रहे हों और उसकी अपेक्षा में कम नए बच्चे पैदा हो रहे हों, देन वी से कि नेगेटिव रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। जापान, ईस्टर्न यूरोप में ये हम देख सकते हैं। फर्टिलिटी की बात करते हैं। फर्टिलिटी रेट मतलब 15 to 49 एज ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं और उसके सामने कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं, वो आप निकालो, देन यू फाइंड फर्टिलिटी रेट। तो फिर ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। मान लो एक महिला 15 to 49 एज ग्रुप में सर्वाइव करती है और उसको कितने बच्चे हुए, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, दैट विल बी सेड द टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, भारत के अंदर है ये 2.4, ऐसा सरकारी आंकड़े बोलते हैं, बट यूएनडीपी वाले बोलते हैं नहीं उससे घटिया है, 2.5 है। खैर केरला में 2 से कम हो गया है। अपना पॉपुलेशन पॉलिसी में टारगेट है कि
टोटल फर्टिलिटी रेट शुड बी 2.1, दैट विल बी द रिप्लेसमेंट लेवल। समझते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 मतलब एक महिला है, उसका पति है, और ये महिला 15 to 49 एज में सर्वाइव हो गई तो उसके एक और दो ही बच्चे हुए। ठीक, जब वो महिला और उसका पति मर जाएगा तो वो दो चले गए, बट सामने वो दो को छोड़ के गए, दो बच्चे, राइट। तो पॉपुलेशन में वो खुद को रिप्लेस करके चले गए, देयरफॉर इट इज सेड कि रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गए हम लोग। अब प्रश्न, रिप्लेसमेंट करना है तो फिर टारगेट 2 क्यों नहीं रखा? व्हाई हैव यू केप्ट इट 2.1? कारण है, ऐसा भी हो सकता है कुछ महिला 15 to 49 एज ग्रुप में सर्वाइव कर जाए, बट मे बी उनका पहला या दूसरा बच्चा मर जाए, ठीक है, या खो जाए, या किडनैप हो जाए, या कुंभ के मेले में बिछड़ जाए, एंड देन दे प्रोड्यूस अनदर चाइल्ड, तीसरा वाला, ठीक है। तो नजर के सामने आपको केवल 2 दिखेंगे, बट यू काउंट इन टोटल नंबर तो एक पहला बच्चा, दूसरा बच्चा एंड तीसरा बच्चा, राइट। तो ऐसा कुछ महिलाओं के साथ होगा, देन यू टेक आउट द होल एवरेज और समथिंग, देन यू विल फाइंड कि वो 2 नहीं होगा, 2 से थोड़ा आगे होगा। सो 0.1 एक्स्ट्रा इज केप्ट टू कंपेंसेट फॉर द रिस्क ऑफ अनफोर्सिन एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स एंड इवेंट्स। 2026 के अंदर केरला की पॉपुलेशन कैसे दिखेगी, एक प्रोजेक्शन है ये। रेड कलर मतलब गर्ल्स, ब्लू कलर मतलब बॉयज। आप देखिए 0 से 4 की एज ग्रुप में नीचे ये कोन शेप बन रहा है, संकरा हो रहा है, बिकॉज केरला में मैंने आपको बताया कि टोटल फर्टिलिटी रेट इज लेस देन 2, ठीक है, मतलब वहां महिला और उसका पति जब वो मर जाएंगे तो अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ के नहीं जा रहे हैं। देयरफॉर ये उनका एज पिरामिड 2026 में कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि नीचे कम नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, आ रहे हैं। अब देखिए 40 साल की ऊपर की एज ग्रुप में आप पाएंगे कि रेड कलर वाला जो ट्राइंगल है इस तरफ, उसका विड्थ ज़्यादा है, वो ज़्यादा लार्ज है। ऐसा क्यों? बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वीमेन इज मोर देन मैन, ठीक है। और एकदम हाईएस्ट में आप देखिए जितने बूढ़े मर्द बचेंगे उसके सामने बूढ़ी महिलाएं ज़्यादा बचेंगी, बिकॉज अगेन देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर। 2026 में केरला की पॉपुलेशन ऐसे दिखेगी बिकॉज देयर TFR विल बी लेस देन 2। तो उसके सामने उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कैसे दिखेगी? देखिए वहां पर उस वक्त भी टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से, मतलब वो 2 से कम नहीं हुआ होगा। तब देखिए वहां और ये इस प्रकार का शेप बन रहा है कि और बच्चे पैदा हो रहे हैं। हो सकता है 2050 तक फिर उनको भी आत्मज्ञान आ जाए, एंड देन मे बी दे विल ऑल्सो स्टार्ट लाइक केरला। एनीवेज 2011 सेंसस में उन्होंने बोला कि एवरेज एज निकाले तो यंगेस्ट स्टेट है मेघालय एंड ओल्डेस्ट इज केरला। इस प्रकार से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा, बर्थ रेट इतना है, डेथ रेट इतना है, लाइक दैट 4 स्टेज होते हैं। भारत के लिए बोला गया कि वो अभी स्टेज 3 है, कि स्टेशनरी स्टेज पे है सिंस द सेंसस 2011। बाकी का ये स्लाइड आप घर पे आराम से जो टेक्स्ट है वो पढ़ लेना। ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट ब्रिक्स देशों में हम तुलना करें, चाइना और रशिया में आप पाएंगे कि वो 2 से कम हो गया TFR, मतलब आगे चल के उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी। कंपेयर टू दैट भारत अभी स्टेबिलाईजेशन पे नहीं आया, तो मतलब उन वर्षों में भारत के अंदर लेबर फोर्स ज़्यादा रहेगा एंड सो ऑन। ठीक, डिपेंडेंसी रेशियो निकालते हैं, मतलब आपकी 15 to 64 एज ग्रुप में कितने लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, और उसके सामने ऐसे लोग कितने हैं जिनकी आयु 15 साल से कम हो या 64 से ज़्यादा हो। इन अदर वर्ड्स हाउ मेनी अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स डू यू हैव। इन दोनों का आप डिवीजन करो तो आपको मिलेगा डिपेंडेंसी रेशियो। UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वहाँ पर वो निकालते हैं। उनका ये बोलना है कि भारत में कि डिपेंडेंसी रेशियो केवल हम ये बोले कि 15 साल से कम वाले कितने हैं कंपेयर टू दिस वर्किंग पॉपुलेशन, तो 43%, एंड सेम वे बूढ़े कितने हैं तो 8%। अब इसका भी कुछ इंटरप्रिटेशन या ऐसा करके बनाना हो प्रश्न, तो बॉटम लाइन इज की डिपेंडेंसी रेशियो, ऐसा देश जहां पर कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हो वहां डिपेंडेंसी रेशियो आपको कम देखने को मिलेगा। वाई? क्योंकि ज़्यादातर जनता ये वर्किंग पॉपुलेशन वाले ग्रुप में ही होगी। और क्या, ये ब्लू कलर मतलब भारत का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है, और रेड कलर मतलब भारत के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप है। इसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जनरली द पॉपुलेशन मैप ऑफ इंडिया इट फॉलोज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। ये आप देखिए कि उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश, वहाँ अच्छी जिस जगह पे बारिश होती है तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो वेरी हाई। उसी प्रकार ये कर्नाटक केरल वाला जो रीजन देखिए वहाँ पर भी, स्पेशली दिस केरला फेज, तो वहाँ पर भी आपको रेनफॉल अच्छा है तो सामने पॉपुलेशन भी डेंसिटी देखने को मिलती है। इट जनरली फॉलोज, नॉट ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट बारिश जोरदार होती है बट पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी लो। सेम गोज फॉर दिस जम्मू कश्मीर, इवन द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, क्योंकि वहाँ वो बारिश आएगी जोरदार बट बिकॉज द टेरेन इज सच दैट जनता उतनी ज़्यादा नहीं रहती।
सो MCQ में पूछा जाए तो ज्योग्राफिकली दिस स्टेटमेंट इज राइट कि जनरली पॉपुलेशन मैप ऑफ इंडिया फॉलोज द रेनफॉल मैप, बट अगर बोला जाए कि ऑलवेज फॉलोज देन दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरी बात, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, देयरफॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आएगी तो रेनफॉल विल प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल कंपेयर टू टेम्परेचर। ये वाक्य भी सही है। दीज आर गिवन वर्बेटिम इन DR खुल्लर्स बुक, इसलिए ये सही है ऐसा मान के हमने चलना है। और क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी आसान है, आपकी टोटल लैंड एरिया कितना है और उसके सामने टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो भारत में 382 पर स्क्वायर किलोमीटर इतने लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी, और मतलब स्टेट वाइज तो बिहार और यूनियन टेरिटरी तो दिल्ली, और उन्होंने तो मतलब सारी हद सीमा ही लान दी है, 11,320 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। सबसे कम किधर पे हैं, तो राज्य के हिसाब से ये और केंद्र शासित प्रदेश में ये। ठीक है, तो अपनी ऐसे कुल मिला के 121 करोड़ के आसपास आबादी है, उसमें से 69% गांव में रहती है, बाकी 31% शहरों में रहती है। अभी सेंसस के हिसाब से रूरल एरिया किसको बोलेंगे, द डेफिनेशन इज वेरी इजी कि जो अर्बन नहीं है दैट इज कॉल्ड रूरल एरिया। तो फिर प्रश्न कि अर्बन किसको बोलोगे, सेंसस के हिसाब से अर्बन एरिया के 3 प्रकार या कैटेगरी बनती है। फर्स्ट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी टाउन, जहां पर अपना ये म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, इस प्रकार का कुछ संस्था बनी हो और वो सिविक अमनेस्टी का काम देखती हो। तो ऐसे भारत में 4000 से ज़्यादा स्टैट्यूटरी टाउन है। सेंसस टाउन किसको बोलेंगे, कम से कम 5000 लोग रहते हैं, उसमें से जितना लेबर फोर्स है उसके कम से कम 75% या फिर कि 3/4 ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क। ठीक है, और उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कम से कम 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसी जो भी ऐसा प्रदेश या इलाका होगा उसे हम बोलेंगे सेंसस टाउन। ऐसे भारत में 3800 से अधिक सेंसस टाउन है, मतलब स्टैट्यूटरी टाउन्स आर मोर, सेंसस टाउन्स आर लेस। थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड अर्बन आउटग्रोथ्स, मतलब ऐसा ही कोई टाउन है उसके आसपास ये रेलवे कॉलोनी बन जाए, यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक, जहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस इस प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हो, देन इट इज कॉल्ड अर्बन आउटग्रोथ। सो अर्बन एरिया अकॉर्डिंग टू सेंसस इज मेड अप ऑफ 3 सब पार्ट्स, ये स्टैट्यूटरी, सेंसस एंड आउटग्रोथ, और इसके अंदर जो नहीं आएगा ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड रूरल एरिया। अब कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है, कौन से केंद्र शासित और सबसे कम किधर, सो आई हैव गिवन, समय हो तो देख लेना, अदरवाइज ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं। ठीक है, भारत के अंदर आबादी ये बढ़ रही है, उसके सामने फूड प्रोडक्शन इट विल प्रोग्रेस इन एन एरिथमेटिक फैशन, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड लाइक दैट। तो फूड प्रोडक्शन एरिथमेटिक ग्रोथ में जाएगा, लेकिन मनुष्यों की जो आबादी है इट विल मूव इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कि 2, 4, फिर सीधा 8, 16, 32, 64, 128 एंड लाइक दैट। तो ऑब्वियसली फिर कि आबादी को सस्टेन कर सके उतना फूड प्रोडक्शन होगा नहीं, एंड इट विल लीड टू क्राइसिस। इस क्राइसिस में फिर मनुष्य खुद से ही समझ के पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर है दे आर कॉल्ड प्रिवेंटिव चेक्स, फॉर एग्जांपल मैरिज पोस्टपोन कर लिया, फैमिली प्लानिंग एंड सो ऑन, बट दिस विल नॉट बी सफिशिएंट। इसलिए प्रकृति या भगवान या जो भी है हायर एंटिटी, इट विल टेक द मैटर इन देयर ओन हैंड्स, जिसके चलते देयर विल बी फेमाइन्स, ड्रॉट, फूड शॉर्टेज, डिजीज, एपिडेमिक्स, ऐसी चीजें आ जाएंगी जिसकी मदद से आबादी खुद से ही कंट्रोल में आ जाए एंड द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ऐसा ये थॉमस माल्थस उसके ज़माने में बोल के गया था, एनसीईआरटी में दिया इसलिए हमने करना है। सो दिस इज द माल्थस थियरी ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। NIOS इकोनॉमी की किताब से एक सवाल बनाते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ विल वो नेगेटिवली कैपिटल फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली कैपिटल फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, या आइदर A और B डिपेंड की उस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। इसका जवाब होगा A, इट विल नेगेटिवली अफेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जनता है, उसकी टोटल इनकम है, उसमें से उसने सेविंग किया, उस सेविंग में से जो पैसा उद्योगपति यूज करे अपना लैंड या फिर मशीनरी ऐसा कुछ पूरा निवेश करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप समझिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, रिसोर्स कंस्ट्रेन, इन्फ्लेशन विल बी हाई बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, राइट। सो जनता का ज्यादातर पैसा टोटल इनकम में से कंजम्पशन में ही चला जाएगा, लेस विल बी लेफ्ट फॉर सेविंग, और उसमें से लेस विल गो इनटू दिस कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए इसका जवाब होगा, आंसर इज ए, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ विल नेगेटिवली अफेक्ट द कैपिटल फॉर्मेशन। अब ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जब हाई होगा
कैपिटल फॉर्मेशन नेगेटिवली अफेक्टेड, ठीक है। तो अगर ये ब्लैक स्मिथ है वो ऐसे ही काम करेगा, ही विल नॉट बाय सम टाइप ऑफ मशीनरी की ड्रिलिंग और पूरा काम वेल्डिंग बढ़िया से हो जाए, तो ये जैसा है ऐसा के ऐसा ही रहेगा। देयरफॉर पॉपुलेशन ग्रोथ तो बढ़ रहा है, तो अब इसका जो भी बेटा या रिश्तेदार है उन्हीं को इस धंधे में लगाएगा, सो इट विल लीड टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। और ये इसके चलते पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पर आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ हाँ देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने के आसार हैं, बट एज सच द लार्ज पॉपुलेशन विल बिकम वन टाइप ऑफ लायबिलिटी रादर देन एसेट। और इसे लड़ने के लिए फिर मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का महत्व है, लाइक दैट आप अब बोल बच्चन कर सकते हो मेंस एंड इंटरव्यू में, ओके। बट खैर भारत सरकार को भी ये पता तो चल गया कि भाई हाई पॉपुलेशन एज सच अच्छा नहीं है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो साल 2000 में वो पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आए। उद्देश्य एक तो कि लड़कियों की 20 साल से कम उम्र में मतलब वहाँ पर मैरिज 20 साल पे हो, 2 बच्चे ही हों, 80% इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी, एमएमआर को कम करें। इंपॉर्टेंट थिंग कि टोटल फर्टिलिटी रेट उसको साल 2010 तक 2.1 यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल पे लेके आना था। अगर ऐसा हो जाता देन आवर पॉपुलेशन वुड हैव स्टेबलाइज्ड बाय द ईयर 2045, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी के लिए अपना TFR इज 2.4, देयरफॉर इन दिस प्रोजेक्शन अपने को 2070 हो जाएगा, तब जाके अपना पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा। खैर उसके अलावा पॉपुलेशन पॉलिसी तो सेफ अबॉर्शन, HIV एंड अदर बोल बच्चन बहुत सारा, और उसी अनुसंधान में ये टारगेट बनाए गए थे। इसकी लंबी चौड़ी IMR MMR रिलेटेड थिंग्स वो हेल्थ वाले अपने लेक्चर अभी आएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे। खैर ये पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अनुसंधान में 2 बॉडी भी बनाई गई, एक नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन जहाँ प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर बैठते हैं, देन देर इज जनसंख्या स्थिरता कोष, पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन फंड, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत ये बनाया गया है, और हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी IAS ऑफिसर होता है वो उसके पैसों का संचालन करता है, ठीक है। तो अपना सेंसस थियरी वो समझ लिया, पॉपुलेशन ग्रोथ, भारत की पॉपुलेशन 4 स्टेज में जो ग्रो किया है वो समझ लिया, कुछ फॉर्मूलाज, कंसेप्ट, TFR, एज पिरामिड, थोड़ी थोड़ी बातें करी। अभी हम आते हैं पॉपुलेशन है तो उसकी डाइवर्सिटी के बारे में कुछ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन में बहुत सारे अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिए हैं। एक आसान से जो याद रह जाए और सीधा जो अपने को काम आए, तो DR खुलर की किताब से मैंने ये निकाला है कि भारत में सबसे पहले आने वाली प्रजाति तो देवेर नेग्रिटो, उसके बाद सेकंड नंबर पे आए प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड्स, ये सेंट्रल इंडिया के जो भील, मुंडा एंड सच ट्राइबल कम्युनिटीज़, फिर मंगोलॉइड्स आए, फिर मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्रेसिफाइल, उसकी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, पारसी लोग फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी में आएंगे। एंड लास्ट आने वाली प्रजाति कौन सी थी, तो नॉर्डिक वैदिक आर्यन जिसे हम बोलते हैं, सेकंड BC में वो लोग आए थे भारत में, ठीक है। तो मतलब मेन चीज़ कि नेग्रिटो सबसे फर्स्ट आए एंड नॉर्डिक कंसिडर्ड कि वो सबसे लास्ट में आए, इतना तो मतलब कि एक चीज़ करनी है। उसके अलावा इंडिया ईयरबुक में दिया है 2 आइलैंड के अंदर, अंडमान में जो प्रजा है उसको हम बोलते हैं नेग्रिटो, तो मतलब ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जरावा, सेंटेलिस, दे आर कॉल्ड नेग्रिटो, मतलब दे वर द फर्स्ट टू अराइव इन आवर इंडिया। और निकोबार में जो है उसको बोलते हैं मंगोलॉइड्स, तो निकोबारीज एंड शॉम्पेन दे आर मतलब कि वो थर्ड या मतलब फर्स्ट तो नहीं थे आने वाले। ये मंगोलॉइड मतलब वो मलेशियन साइड से कहीं से आए हैं। अब ये चीज़ याद कैसे रखें कि अंडमान में नेग्रिटो है कि मंगोलॉइड है, मेरा तुक्का ये है, जो भी आइलैंड का स्पेलिंग है उसके अंदर जितने ओ होंगे वहां पर रहने वाली ट्राइब के स्पेलिंग में उससे ज़्यादा ओ होंगे। अंडमान तो स्पेलिंग में एक भी वो नहीं है, तो मतलब ओके नेग्रिटो वहां पर एक हो, सो इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 1 हायर, तो हाँ नेग्रिटो वहां पे होना चाहिए। निकोबार तो उसकी स्पेलिंग में एक ओ है, देयरफॉर वहां रहने वाली ट्राइब उसकी स्पेलिंग में 2 या 3 या मतलब 1 से तो ज़्यादा ही वो होना चाहिए, देयरफॉर नेग्रिटो नहीं हो सकता वहां पर, मंगोलॉइड होना चाहिए, 1 2 3 वो है वहां पर। खैर जैसे भी मार पीट के तुक्केबाजी में याद करना है कर लो, कुछ आ गया तो नसीब अपना। खैर सो दिस ये अंडमान और निकोबार के अंदर ये जो ट्राइबल ग्रुप हैं दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG, और केवल अंडमान निकोबार नहीं कुछ और राज्यों के अंदर भी ये पाए जाते हैं इस प्रकार के, मतलब एकदम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। फिर सरकार को ये लगा कि ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप ये तो मतलब एकदम आदि मानव या एकदम एनिमलिस्टिक समथिंग लाइक दैट, ये वर्ड तो बहुत घटिया किस्म का अपमानजनक है, सो दे चेंज द वर्ड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और ये अलग अलग राज्य के दिए हैं, इतना आप करेंगे फिर भी UPSC में ऐसे प्रश्न निकालते हैं जो कि इधर नाम हमने सुना नहीं हो।
देयरफॉर पूरा लिस्ट करने का कोई मतलब नहीं, हमने केवल दो चीज़ याद रखनी है। एक कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप देखने को नहीं मिलते, पहली बात। दूसरा, यूपीएससी इंटरव्यू या अपनी स्टेट सर्विसेज के लिए कि आपके राज्य के अंदर कौन कौन से इस प्रकार के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो देख के जाना। एक और बात, आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर SC एंड ST लिस्ट दे आर प्रिपेयर्ड एरिया वाइज, ठीक। तो एज पर आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट का लिस्ट बनेगा एंड अरुणाचल, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अंदर देर आर नो शेड्यूल कास्ट। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई आदमी नहीं होगा, हो सकता है कहीं और नौकरी रोजगार के वास्ते उधर गए हो, बट फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन या फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिमार्केट करना है समथिंग लाइक दैट, उस अनुसंधान में वहाँ पर देर आर नो SC वहाँ पर नहीं है, ऐसा गिन के चलेंगे। सेम वे देर आर नो ST इन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ST वाला ये तो मतलब 342। और बात, जब पहली बार ये लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा तो राष्ट्रपति गवर्नर के साथ विमर्श करके वो बोलेगा कि ये लोगों को हमने ST के अंदर इंक्लूड करना है, मे स्पेसिफाई। उसके बाद उस लिस्ट में कोई और सुधार करने हैं, देन पार्लियामेंट कैन गो अहेड एंड दे मे अमेंड द लिस्ट। आजकल ये रिजर्वेशन वाली धमाल चल रही है, तो इन दैट कंटेक्स्ट जरा ये इसके टॉपिक्स रिलेटेड हमने सावधान होकर पॉलिटी तैयार करनी चाहिए। अब देखिए क्या शब्द है, मे स्पेसिफाई, मे अमेंड, उनको लखे विवेक शक्ति पर, उनकी इच्छा शक्ति पर है। शेल शब्द नहीं है कि फर्जियात उनको करना ही है, ठीक। ओके, ईयरबुक में अपना इंडिया ईयरबुक के अंदर ये चैप्टर आई थिंक 23 ऑन वेलफेयर, उससे एक प्रश्न बनाते हैं। शेड्यूल ट्राइब में अगर किसी ज्ञाति का इंक्लूजन करना हो तो क्या क्या शर्तें हैं? प्रिमिटिव ट्रेड्स हो उनके, अलग सा कल्चर हो, आउटसाइड कम्युनिटी से मिलने से वो शर्माते हों, जोग्राफिकली आइसोलेटेड या बैकवर्ड हो, उनका कोई भी धर्म हो तो चलेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दे में इवन प्रोफेस सम एनिमलिस्टिक डेटी को वर्शिप करते हो, नेचुरल डेटी को वर्शिप करते हो, जिसका अपने ये ट्रेडिशनल हिंदू, मुस्लिम इस प्रकार के धर्मों में कोई उल्लेख ना हो, क्या ऐसा चल सकता है? द आंसर इज ऑल ऑफ अबव। ये सारी शर्तों का पालन हो तब उसको प्रेसिडेंट में इंक्लूड या पार्लियामेंट में अमेंड द लिस्ट एंड इंक्लूड देम इन द शेड्यूल ट्राइब। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट का भी हम इस प्रकार से, आप ईयरबुक में ये वेलफेयर वाला चैप्टर देख लेना, मिल जाएगा, आप वो तैयार कर सकते हैं। उधर ये ई वाले ऑप्शन में थोड़ा बदल जाएगा। देखिए ट्राइबल के अंदर दे कैन प्रोफेस एनी रिलीजन, उनका कोई भी रिलीजन ना हो देन ऑल्सो दे कैन बी इंक्लूडेड, बट इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट द कंडीशन इज दे कैन बी ओनली हिंदू, बुद्ध या सिख। ऐसा 1990 में कोई हिंदू ऑर्डर या ऐसा कुछ बना के सरकार ने नोटिफाई किया था, ऐसा DR खुल्लर की किताब में दिया गया। सो इन दैट केस अगर ऐसा बोला जाए दे कैन प्रोफेस एनी रिलीजन, देन दैट स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा। खैर, एक और प्रश्न, ST रिजर्वेशन के क्या सिद्धांत है? नो एंट्री थ्रू मैरिज। अगर दूसरी कोई ज्ञाति का व्यक्ति ST व्यक्ति के साथ शादी करे तो वो ST बन जाएगा क्या? जनरल OBC या SC से क्या वो ST बन जाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो नो एंट्री थ्रू मैरिज, नो एग्जिट थ्रू मैरिज। कोई ST व्यक्ति जनरल OBC SC के साथ शादी करता है तो क्या वो उनकी कैटेगरी में चला जाएगा? नहीं, मैरिज के बाद वो अपनी शेड्यूल ट्राइब से एग्जिट नहीं कर जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन। सो द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऐसा क्यों? ये वेलफेयर चैप्टर ईयर बुक में दिया है। अब प्रश्न, इंटरकास्ट मैरिज हो तो क्या? इन दिस कंटेक्स्ट, ये हैदराबाद के अंदर ये स्टूडेंट ने जो सुसाइड किया था, उसके फादर थे OBC, मदर वॉज शेड्यूल कास्ट। तो अभी फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन ऐसा केस हो तो क्या? एज सच इंटरप्रिटेशन इसकी इंटरकास्ट मैरिज के दरमियान चाइल्ड विल टेक द फादर्स डोमिनेंट कास्ट, बट देर आर कैविएट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा इसका आंख बंद करके हमेशा इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई केस बन रहा हो जबकि चाइल्ड ने मदर का हैंडीकैप सफर किया हो, लेट अस से कि ट्राइबल मदर थी, उसने जनरल OBC SC के साथ शादी की, बट लेटर ऑन द फादर सेपरेटेड, समथिंग लाइक दैट, तो फिर अगर वो चाइल्ड मदर के साथ रहा एंड ही हैज फेस्ड दोज हार्डशिप, देन उसकी मदर की का उस हिसाब से रिजर्वेशन गिना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आगे बात, तो SC ST रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने देखी। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल कमीशन और बहुत सारी चीज़ें तो लक्ष्मीकांत इंडिया ईयर बुक से आप देख लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, डाइवर्सिटी में लैंग्वेज पे आते हैं। 4 लैंग्वेज ग्रुप हैं भारत में। इंडो आर्यन जहाँ पर प्रमुख भाषा है हिंदी, द्राविड़ जहाँ पर प्रमुख भाषा है तेलुगु आबादी के हिसाब से, ऑस्ट्रिक या निषाद जिसके अंदर ये सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट की ये मुंडा और ऐसी लैंग्वेजेस
अंडमान निकोबार में जो बोलते हैं वो आइलैंड लैंग्वेजेस वो भी इसमें आ जाएंगी। एंड लास्ट ग्रुप इज साइनो तिबेटियन या किरात, ये आसामीज लद्दाख प्रदेश वहाँ पर जो बोली जाती है 2000 साइनो तिबेटियन या किरात। लैंग्वेज के अंदर आपको पता होगा कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, अब क्योंकि आर्टिकल के 350B में उसका उल्लेख है, देयरफॉर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, SC/ST वाला देख लिया, लैंग्वेज डाइवर्सिटी देख लिया। अब रिलीजियस डाइवर्सिटी, तो सेंसस 2001 से रिलीजन धर्म की गिनती भी हमने शुरू की थी। सबसे कम कौन है भारत में, तो जैन, उससे थोड़े ज़्यादा बुद्ध हैं, उससे थोड़े ज़्यादा सिख हैं, उससे ज़्यादा है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन में याद रखना कि एज सच सेक्स रेशियो ज़्यादातर रिलीजियस कम्युनिटी में नेगेटिव होता है, मतलब लड़के ज़्यादा होते हैं लड़कियाँ कम, बट क्रिश्चियन इज द ओनली रिलीजन ग्रुप यहाँ पर कि लड़के कम हैं लड़कियाँ ज़्यादा हैं, सो दे आर शोइंग पॉजिटिव सेक्स रेशियो। उससे ज़्यादा है मुस्लिम और सबसे ज़्यादा है हिंदू, और परसेंटेज वाइज आई थिंक हिमाचल के अंदर ज़्यादा है। खैर ये नीचे जो राज्य मैंने लिखे हैं दैट डेटा में भी आउटडेटेड, तो ज़्यादा उस पर आप तवज्जो ना दें। अब ईयर बुक टाइप थोड़ा माइनॉरिटीज़ के बारे में, उनकी SC/ST सुरक्षा के लिए कुछ बॉडीज थी, लक्ष्मीकांत में आप देख लेना। माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए क्या है, इन द ईयर 1992 एक कानून के तहत नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना गया, देयरफॉर इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। भारत में नेशनल लेवल पे कितनी माइनॉरिटी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी। फिर 2014 में बोला कि जैन ऑल्सो विल बी गिवन दिस नेशनल माइनॉरिटी स्टेटस, ऐसा कैबिनेट डिसीजन आया, बट उसके बाद पेंडिंग द कोर्ट केस ऐसा कुछ चल रहा था, आगे क्या हुआ आई एम अनेबल टू सर्च, तो देख लेना, बाकी किताबों में जाएं तो केवल 1 2 3 4 और 5 ही है। जैन का क्या है वो मुझे अभी पता नहीं, देखना पड़ेगा। स्टेट वाले भी अपने हर एक स्टेट में अलग अलग माइनॉरिटी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी अभी इसी वर्ष जूज को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। माइनॉरिटी स्टेटस के क्या लाभ हैं, कल्चरल एंड वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ पर उनको ऑटोनॉमी मिलेगी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के हिसाब से अगर बैंक वाले उनको भी देंगे लोन में पैसा, दे विल ऑल्सो बी काउंटेड अंडर दिस वीकर सेक्शन कोटा में, वो बैंक का कोटा फुलफिल हो जाएगा। एंड सेम वे स्कॉलरशिप वगैरह की उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की अलग से स्कीम्स और फंडिंग होता है। और एक बात, ये एक्ट के मुताबिक केंद्र में देयर इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राज्यों को भी छूट है, वो अपने माइनॉरिटी कमीशन बना सकते हैं, कानून से बनाना तो भी छूट है, बिना कानून के गैजेट नोटिफिकेशन या ऐसे ही बना देना जैसा कि UIDAI है उस प्रकार से, तो भी उनको छूट है। तो मणिपुर, उत्तराखंड ने ऐसे नॉन स्टैट्यूटरी माइनॉरिटी कमीशन बनाए हैं। खैर कौन से राज्य ने बनाए वो महत्व का नहीं है, हमने याद रखना है कि नॉन स्टैट्यूटरी भी बनाने की छूट है। और क्या, अब ठीक है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड सो ऑन। अब वहाँ पर आते हैं पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉ मतलब व्यक्ति की फैमिली अफेयर्स जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन, विल, उसको कंट्रोल करने के लिए जो जो कानून बनाए जाए दे आर कॉल्ड पर्सनल लॉज। ऐसा कानून कौन बना सकता है, पर्सनल मैटर्स दे आर पुट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, तो राज्य को भी शक्ति है और केंद्र को भी शक्ति है। सबसे पहले मैरिज रिलेटेड पर्सनल लॉ की बात करें, सबसे बड़ा होगा तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, पूरे भारत में लगता है यस, जम्मू कश्मीर में नहीं लगता है, उनके अपने उन्होंने कुछ बनाया होगा। बाहर का हिंदू अगर वहाँ डोमिसाइल हुआ है तो उसके ऊपर लगेगा, हाँ लगेगा। बुद्धिस्ट पे लगता है यस, सिख पे लगता है यस, जैन पे लगता है यस। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम भी नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं, पारसी भी नहीं, जू भी नहीं, तो उस पर लगेगा, हाँ उसके ऊपर भी ये लगता है। ऐसा इंडिया ईयर बुक ये चैप्टर 20 लॉ एंड जस्टिस के अंदर दिया, इसलिए हमने ये रटना है, सिलेक्टेड ही चीज़ें मैंने कवर की हैं। ठीक, और कौन कौन से मैरिज रिलेटेड कानून है, ऐसा ही मुस्लिम, क्रिश्चियन उनके कानून हो गए। अपने लिए ध्यान में रखने लायक कौन कौन सी चीज़ें, तो हिंदू मैरिज एक्ट एक। सेकंड, अगर पति पत्नी के धर्म अलग अलग हो, अंतरधर्मीय मैरिज हो, तो कौन सा एक्ट आएगा, देयर इज सेपरेट, उनके लिए एक अलग से स्पेशल मैरिज एक्ट है। सिख लोगों के मैरिटल राइट्स, उसके लिए एक अलग कानून बनाया गया, इट इज कॉल्ड आनंद मैरिज एक्ट। भारत के जू लोगों के लिए कौन सा कानून है, कोई कानून नहीं है, बिकॉज जूज कंसिडर की मैरिज इज नॉट अ, इट इज अ वेरी सेक्रेड एंड स्पिरिचुअल थिंग, वो कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि उसका कानून बनाओ। अगेन दिस इज गिवन इन ईयर बुक, तो याद रखना है। ओके, इंडियन जूज दे डोंट हैव एनी लॉ फॉर मैरिज। अब तो पर्सनल मैटर, उसके अंदर ये मैरिज रिलेटेड बात है। अभी एडॉप्शन, एडॉप्शन के लिए हिंदुओं में है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। वहाँ पर खास बात की जो गोद में लिया है उस बच्चे का भी, उसके जो गोद नए फॉस्टर पेरेंट है, वहाँ पर ही हैज़ द लीगल राइट टू इनहेरिटेंस,
उनकी मिल्कत में वो कानूनी रूप से हक मांग सकता है। अन्य धर्मों के लिए होता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, जहाँ पर कि जो गोद में लिया बच्चा है उसके वो जो ऊपर हैं वो माँ बाप नहीं, वो गार्डियन गिने जाते हैं। सो चाइल्ड डज नॉट हैव, वो जो अडॉप्टेड चाइल्ड है ही डज नॉट हैव द लीगल राइट टू इनहेरिटेंस। हाँ, उसके माँ बाप फिर मतलब कि गार्डियंस अपनी राजी खुशी से विल में कुछ लिख के जाए, देन दैट इज सेपरेट थिंग। तो मतलब जब ये बात की जाती है यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज, तो लोगों की सुई मेंस और इंटरव्यू में आके अटक जाती है, मुस्लिमों में तलाक तलाक तलाक, देयरफॉर वी नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं, सिविल कोड का उद्देश्य क्या है, हर एक ज्ञाति धर्म के लिए द पर्सनल मैटर्स स्पेशली दिस मैरिज डाइवोर्स सक्सेशन एडॉप्शन विल, उसके अंदर ये विसंगतताएं हैं वो नहीं होना चाहिए, सम फीचर शुड बी आइडेंटिकल, दैट इज द पर्पस, है ना। तो जब मेंस इंटरव्यू में आप जवाब लिखे डोंट कन्फाइन योर सेल्फ ओनली टू डाइवोर्स पोर्शन, एडॉप्शन रिलेटेड भी आपने प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड भी बातें करनी है। मुस्लिमों में ये है, हिंदू एंड क्रिश्चियन के अंदर भी देयर आर सम इनकन्सिस्टेंसीज। इसी कारण से मैंने ये राजा बाबू का यहाँ पर पोस्टर लगाया है। आपको लगता होगा कि ये छीछोरपंथी क्यों है, फॉर स्पेसिफिक थिंग। हाँ, ये पोस्टर देख के तुरंत आ जाए कि राजा बाबू उस फिल्म का क्या स्टोरी था, कादर खान डज नॉट हैव एनी चाइल्ड सो ही अडॉप्ट्स गोविंदा, और फिर उसको मिलकत मिल जाएगी तो हम रह जाएंगे, ऐसा बोल के कादर खान के वो भाई गुलशन ग्रोवर एंड प्रेम चोपड़ा दे ट्राई टू किल एवरीवन। ठीक है, तो ओके हाँ बराबर, ये यहाँ पर ये केस बना समथिंग लाइक दैट। मारपीट के तुक्केबाजी में आपने याद रखना है दैट व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, डाइवोर्स के आगे भी एडॉप्शन विल प्रॉपर्टी राइट उसकी भी बात करनी पड़ेगी। खैर, तो ये तो कानून बने हैं एडॉप्शन के लिए। असल में एडॉप्शन करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस नॉर्म्स वो कौन तय करेगा? कारा, दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, महिला बाल विकास के अंदर ये ऑटोनोमस बॉडी है। इन्होंने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है कैरिंग्स, दैट इज चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन ब्ला ब्ला ब्ला। याद ये रखना है कैरिंग्स का उद्देश्य है चाइल्ड एडॉप्शन। आपको ऐसा प्रश्न कि कैरिंग्स पोर्टल का क्या उद्देश्य है? इन्फेंट मोर्टालिटी कम करना है, वर्किंग वुमन के लिए ये गोड़ियाघर की व्यवस्था XYZ, ठोकम ठोक टिक नहीं करना है। आपको याद हो कि कैरिंग दैट मीन्स वो तो एडॉप्शन की चीज़ है, याद नहीं आए तो छोड़ दो। डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, इधर याद ये रखना है कि भारत के अंदर ज़्यादातर मुस्लिम ये सुन्नी लॉ और उसकी हनाफी डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं। सो जब डाइवोर्स मेंटेनेंस की बात आएगी तो उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके पूरा प्रॉपर्टी वगैरह की बात होती है वहाँ पर। ये हिजनत टर्म क्या है? मुस्लिम्स के अंदर जब तलाक हो तो छोटे बच्चों पे पहला हक माता का होगा, दैट इज हिजनत। इद्दत एंड मेहर ये क्या चीज़ है? सो दे आर टर्म्स रिलेटेड टू मुस्लिम डाइवोर्स एंड कंपेंसेशन। अगेन इंडिया ईयर बुक चैप्टर 20 के अंदर इतना दिया है तो इतना तो रट के जाना पड़ेगा, हमने समझ लिया। ठीक है, तो सेंसस थियरी भी देख लिया, पॉपुलेशन ग्रोथ फार्मूला वो समझ लिया, भारत की आबादी उसकी डाइवर्सिटी SC ST लैंग्वेज रिलीजन, और रिलीजन है तो इनके अलग अलग पर्सनल लॉज वो भी देख लिया। अब ये सब लोग मिलके हो गई अपनी सोसाइटी। तो NCERT सोशियोलॉजी 11-12 के सिलेक्टेड टर्म्स देखते हैं, कुछ बार पूछ लेते हैं UPSC वाले। रट्टा मारो जिंदाबाद, क्योंकि मैरिज की अब तक बात कर रहे थे तो मैरिज में 2 टर्म। सबसे पहले एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब मगर सपोज इफ आई ड्रॉ अ सर्कल और मैं ये बोलूँ कि इसके अंदर ही आपने शादी करनी है, दैट इज कॉल्ड एंडोगेमी, कि आपने अपने ही धर्म के अंदर अपनी ही ज्ञाति के अंदर शादी करनी है, देयर आर एग्जांपल ऑफ एंडोगेमी। एक्सोगेमी क्या है? एक्सो मतलब एग्जिट समझ के, ये एक सर्कल में ड्रॉ करूँ, आपको बोलूँ कि इसके अंदर शादी नहीं करी, इसके बाहर ही जाके शादी करना। फॉर एग्जाम्पल कि अपनी फैमिली में नहीं, अपने गोत्र में नहीं, अपने विलेज में नहीं। इफ आई से समथिंग लाइक दैट देन इट इज कॉल्ड एक्सोगेमी, मतलब एग्जिट, इससे बाहर जाके करो आप। जजमानी सिस्टम, गांव के अंदर बार्बर्स ब्लैक स्मिथ वो पूरे साल जो काम करते हैं उसके लिए गांव वालों से पैसा नहीं लेते, बट होली दिवाली पर उनको पूरा अनाज और सामान दे देते हैं। सो इट इज़ वन टाइप ऑफ बार्टर सिस्टम डिलीवरिंग सर्विसेज, और पूरी जो बनी है वो कास्ट सिस्टम के आसपास कुछ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड जजमानी सिस्टम। सोशियोलॉजिस्ट MN श्रीनिवास ये क्या बोल के गया, कुछ बार ऐसा पूछ लेते हैं। उसने 2 बातें करी, वन इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। लोअर या मिडिल कास्ट वाले अपर कास्ट की कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू करें, कि ब्राह्मणों की तरह हम लोग भी केवल वेजिटेरियन ही खाते हैं, या क्षत्रियों की तरह हमारी भी महिलाएं घर से बाहर हम नहीं निकलते हैं, ऐसा बोल के वो उनकी अपर कास्ट की अडॉप्ट करें कस्टम्स एंड दे ट्राई टू मूव हायर, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। डोमिनेंट कास्ट किसे बोलते हैं? दे आर लैंड ओनर्स, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, एंड पॉलिटिकली दे आर डोमिनेंट,
दिस थ्री फीचर तो हम बोलते हैं कि वो डोमिनेंट कास्ट है। उनका जनरल कैटेगरी में या अपर कास्ट के अंदर होना दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा वो ये बोल के गया, कुछ बार ये बोल बच्चन टाइप के एमसीक्यू पूछते हैं तो याद रखना है। एंड लास्टली सिंक्रिटिज्म ये क्या है? दो अलग अलग धर्म या संस्कृति आके कुछ नया उसमें से पैदा हो, जैसे कि अकबर के ज़माने में मुस्लिम एंड क्षत्रिय दे केम टुगेदर, तो उसके चलते उनकी खान पान रहनी सहनी और उसमें पूरी जो नई चीज़ें आई दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रिटिज्म। ठीक है, ये ज़्यादातर गांव की और शादी की बातें थी। अब शहरों की तरफ आते हैं, अर्बन सोशियोलॉजी, उसकी कुछ टर्म। जेंट्रिफिकेशन क्या है? अहमदाबाद के अंदर नरोड़ा पाटिया के अंदर लोग पत्थरबाजी करना, छोटी छोटी बातों में दंगा फसाद करना बंद कर दें, और नवरंगपुरा के अंदर जो रईस रसूखदार पॉश लोग घूमते हैं ऐसे आराम से, वो भी सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल अपना ले, देन इट इज कॉल्ड जेंट्रिफिकेशन। मतलब लो क्लास अर्बन नेबरहुड इट विल ट्रांसपोर्ट इनटू मिडिल या अपर क्लास। गेटो क्या है? कोई ऐसा इलाका जहां पहले अलग अलग धर्म ज्ञाति कम्युनिटी के लोग रहते थे बट आगे चल के केवल एक ही कम्युनिटी के लोग रहें, सो मिक्स ग्रुप टू सिंगल ग्रुप, इसे बोलते हैं गेटो। जैसे कि जर्मनी के अंदर जूस लोगों के साथ हुआ, या फिर अहमदाबाद में ये दरियापुर जुहापुरा, वहां पर हम मुस्लिम गेटो पाते हैं, दैट इज कॉल्ड गेटो। गेटेड कम्युनिटीज ये क्या है? अहमदाबाद के अंदर ही आप जजिस बंगलो के आसपास राउंड मारने निकलो और कोई सिक्योरिटी वाला आपको पूछे क्या है, किसका काम है, क्यों आए, और डंडा मार के भगा दे, दैट इज कॉल्ड गेटेड कम्युनिटी। कि अपर क्लास अर्बन एरिया एंड इट इज सील्ड ऑफ फॉर दी आउटसाइडर्स। सो दीज आर सम टर्म्स विद सोशियोलॉजी, एनसीईआरटी में दिया है तो करना है। एंड लास्ट स्लाइड, ये एमिल डर्कहेम फ्रांस का एक जू सोशियोलॉजिस्ट था, उसने कुछ टर्म्स दिए, वो देख लेते हैं, एनसीईआरटी में है तो। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी ये क्या है? आप लगान पिक्चर याद करो, वहाँ गांव के अंदर ज़्यादातर लोग केवल खेती करते हैं, एक दो लोग वो वैद और लुहारी काम करते हैं, सो लो डिवीजन ऑफ लेबर, जिसके चलते उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी सोशल वैल्यूज, शेयर्ड बिलीफ, कॉमन एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ पर जब वो वाइट लेडी शी कम्स एंड सेज कि मैं आपको क्रिकेट सीखने में मदद करूँगी, वो सभी लोग उसको सस्पेक्ट करते हैं, उसको हेट करते हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, क्योंकि सभी लोगों का एक ही प्रकार से दिमाग चलता है। उसके सामने ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, वही आमिर खान का लागान फिल्म से हम आगे बढ़ के रंग दे बसंती फिल्म देखो, अब तक आते आते देर इज हाई डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, वो माधवन है, वो एयरफोर्स का पायलट है, एक और कुछ कर रहा है, आमिर खान कुछ कर रहा है, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, सुहा अली खान कुछ और कर रही है। सो देर इज हाई डिवीजन ऑफ लेबर, इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक रेसिप्रोसिटी। तो उस वक्त जब वो गोरी मैम आती है एंड शी सेज कि मुझे आज़ादी पर ये फिल्म बनानी है एंड एवरीवन इज विलिंग टू कोऑपरेट विद हर, सो अगेन दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सॉलिडेरिटी, दैट इज ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। इन दोनों में ये अंतर है, बोल बच्चन को एमसीक्यू बनाना हो। एंड लास्ट एनोमी, हॉलीवुड के अंदर पोस्ट न्यूक्लियर फॉलआउट प्रकार की आप मूवीज देखो कि पूरा सोशल ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया है। जैसे कि आप ये मैड मैक्स मूवी, कि छोटा बच्चा है तो उसको भी मार पीट के उसकी खाना हड़प लेंगे, कोई आपकी मदद करता है तो उसको भी आप रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, उसको मार के उसको भी लूट लिया, एंड सो ऑन। सो कंप्लीट breakdown of social norms, that is called anomie. So like that we are done with the census and population aspect. Next part में हम लोग education, health और HRD की बात करेंगे।